रॉक सिस्टम में आप देखते हो कि रॉक सिस्टम में इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है और मेटामॉर्फिक रॉक है। तो जो इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स में भी अलग अलग वैरायटी, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हैं। तो इग्नियस रॉक का अगर आप क्लासिफिकेशन देखें तो एक तो होती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जिसको बोलते हैं अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान, और एक होती है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, वो आग्नेय चट्टान है जहां पर मैग्मा का, या आप कह सकते हो लावा का जो कूलिंग प्रोसेस है वो सरफेस पर होता है। तो जब मैग्मा क्रस्ट को तोड़कर बाहर आता है, जैसे इसमें आप देखोगे तो मैग्मा क्रस्ट को तोड़कर बाहर आया, तो ये यहां पर आकर जो कूलिंग प्रोसेस हुआ, यहां पर जो लावा का कूलिंग हुआ, इससे जो बनने वाली चट्टान है उसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक। और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में भी दो कैटेगरी है। इंट्रूसिव अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान में भी दो कैटेगरी है। एक तो होती है जिसको हम कहते हैं प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स, और प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स के अलावा दूसरी होती है हाइपाबेसल यानी मध्यवर्ती। प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स जिसको कूलिंग प्रोसेस जिसका बहुत स्लो है, कई लाखों साल लग जाते हैं उस रॉक को ठंडा होने में। एग्जाम्पल उसका मैं आपको भी बताऊंगा। दूसरा, आपको जो हाइपाबेसल जो इग्नियस रॉक्स हैं, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानें, हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स का जो कूलिंग प्रोसेस है वो प्लूटोनिक के कंपैरिजन में कम है। हाइपाबेसल क्या है? बेसिकली मध्यवर्ती, इन बिटवीन एक्सट्रूसिव एंड प्लूटोनिक। एक्सट्रूसिव और प्लूटोनिक के बीच में जो रॉक फंसी हुई है, यानी मैग्मा चैम्बर से बाहर तो आया, प्यूमाइस से बाहर तो आया, लेकिन मैग्मा क्रस्ट को ब्रेक करके बाहर नहीं निकल पाया। बीच में ही मैग्मा, जो अंदर रॉक्स हैं, उन रॉक्स के जॉइंट्स में मैग्मा फंस गया। और मैग्मा जब रॉक्स के जॉइंट में फंस गया, किसी लेयर में जाके अंदर चला गया या किसी क्रैक में जाके फंस गया, वहां से बाहर नहीं निकल पाया, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बन जाते हैं। तो उन शेप्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर जो पाया जाने वाला जो मैग्मा है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में जो प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स है और हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स है, इसमें जो पाया जाने वाला मैग्मा है या इससे जो बनने वाली जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों में पाए जाने वाले जो ग्रेन्स हैं, जो टेक्सचर है, जो क्रिस्टल का साइज है, ग्रेन क्रिस्टल का साइज है, वो एक जैसा नहीं है। तो क्रिस्टल का साइज किस पर डिपेंड करता है? क्रिस्टल का साइज किस पर डिपेंड करता है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में पाए जाने वाले जो क्रिस्टल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, उसका साइज किस बात पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है कूलिंग प्रोसेस ऑफ मैग्मा। अब मैंने कहा कूलिंग प्रोसेस ऑफ मैग्मा, इसका मतलब हुआ कि हो सकता है कि अगर कूलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है तो मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन भी बहुत फास्ट होगा। जैसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में निकलने वाला जो मैग्मा है, ये एनवायरमेंट के, ये जो आपका पूरा क्लाइमेट है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में, ओपन एयर में आ गया। तो ओपन एयर में आ गया तो टेम्परेचर कम है, तो हो सकता है यहां पर जो निकल के आने वाला जो मैग्मा है वो उसका कूलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट हो। तो जब कूलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, कूलिंग प्रोसेस जब बहुत फास्ट होगा, तो उसमें पाए जाने वाले जो ग्रेन्स होंगे, जो टेक्सचर होंगे, उसको आप नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। एग्जाम्पल आप ले सकते हो ऑब्सीडियन, एकदम ग्लास की कूलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है, और ग्लास में जो पाए जाने वाले पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, दे आर नॉट विजिबल फ्रॉम द नेकेड आईज। आप और नीचे आते हो, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो जिसको हम बोलते हैं हाइपाबेसल, मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान। ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान हाइपाबेसल इग्नियस रॉक्स में, यहां पर कूलिंग प्रोसेस इसके कंपैरिजन में तो स्लो ही है। तो हो सकता है यहां पर विद इन डेज और मंथ या ईयर में कूलिंग हो जाए मैग्मा की, लेकिन यहां तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लग सकते हैं। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे तो यहां पर पाए जाने वाले जो क्रिस्टल्स हैं, रॉक्स में जो क्रिस्टल्स मिलेंगे, जो ग्रेन्स टेक्सचर जो होगा उसका, उसको आप, वो बहुत बड़ा भी नहीं होगा और बहुत छोटा भी नहीं होगा, तो मीडियम साइज के यहां पर आपको पार्टिकल देखने को मिलेंगे, जिसको हम एफेनेटिक कहते हैं उसको। और यहां पर जो आपको मिलेगा सबसे नीचे वाले, इसके नीचे आप यहां की बात करते हैं, प्लूटोनिक की बात करते हैं। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में जो प्लूटोनिक रॉक्स हैं, यानी जो पातालीय आग्नेय चट्टान है, इन पातालीय आग्नेय चट्टान में पाया जाने वाला जो क्रिस्टल्स है, रॉक्स का जो क्रिस्टल्स है, जो ग्रेन्स है, टेक्सचर है उसका, उसमें आपको लार्ज साइज के पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे। ग्रेन साइज का पार्टिकल, ग्रेन साइज जो है बहुत लार्ज होंगे। तो डिपेंड करता है कूलिंग प्रोसेस पर। तो ध्यान रखना है, कूलिंग प्रोसेस अगर बहुत फास्ट हुआ, जैसे मान लो इधर हम समझ सकते हैं एग्जांपल से, देखिएगा, जैसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में दो कैटेगरी है, एक तो है प्लूटोनिक रॉक। ठीक है। प्लूटोनिक रॉक में एक हमने देखा कि स्लो कूलिंग प्रोसेस है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लाखों साल लग जाते हैं। जैसे आप इस वाले डायग्राम से भी इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है कि
इधर आप देखोगे ना तो जो पातालीय आग्नेय चट्टान है, प्लूटोनिक जो रॉक है, कूलिंग टाइम क्या है, मिलियन ऑफ ईयर। टेक्सचर कैसा होगा, लार्ज, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर ज्यादा है। जबकि आप एक्सट्रूसिव देखोगे तो कूलिंग टाइम कैसा है, सेकंड टू मंथ। क्यों, क्योंकि ये ओपन एयर के कांटेक्ट में है, तो कूलिंग प्रोसेस का बहुत फास्ट है। कूलिंग प्रोसेस फास्ट होगा तो इसमें जो टेक्सचर होंगे, रॉक्स में जो टेक्सचर होंगे, दे वुड बी इनविजिबल या फिर माइक्रोस्कोपिक साइज के होंगे, आप उसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। बट इफ यू टॉक अबाउट द हाइपरबेसल, जो मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान है, इसका जो कूलिंग टाइम है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर का होगा। इसका जो कूलिंग प्रोसेस है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर का होगा, और टेक्सचर स्मॉल टू मीडियम साइज के आपको वहां पर टेक्सचर देखने को मिलेंगे। स्मॉल टू मीडियम साइज टेक्सचर आपको देखने को मिलेगा। इज इट क्लियर? तो इधर आप देखोगे स्लो कूलिंग प्रोसेस है, लाखों साल का समय लग गया। टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर एंड क्रिस्टल्स का साइज क्या है, उसको हिंदी में रवे के आकार क्या होता है, रवादार जो कण है उनका आकार क्या है, तो लार्ज साइज ग्रेन्स होंगे, बहुत बड़े आकार के कण मिलेंगे, उसको बोलते हैं फेनेरिटिक, वो है फेनेरिटिक। और यहां पर एग्जांपल्स क्या हैं इनके, ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट और पेरिडोटाइट। ग्रेनाइट का नाम आपने सुना है, तो ग्रेनाइट कैसी रॉक है, ग्रेनाइट एक प्लूटोनिक इग्नियस रॉक है, ठीक। और ग्रेनाइट के बाद आता है गैब्रो, ठीक है, ग्रेनाइट के बाद आता है गैब्रो, ये सब डार्क कलर की प्लूटोनिक इग्नियस रॉक्स है, ग्रेनाइट, गैब्रो, और ग्रेनाइट गैब्रो के बाद एक है पेरिडोटाइट, डायोराइट और पेरिडोटाइट। डायोराइट कैसी रॉक है, ये गैब्रो और ग्रेनाइट के बीच की रॉक है डायोराइट। और पेरिडोटाइट, पेरिडोटाइट मेंटल में मिलने वाली सबसे मुख्य जो चट्टान है वो पेरिडोटाइट है। इज इट क्लियर? इसके अलावा अगर आप इधर देखोगे तो हाइपरबेसल में मैंने आपको बताया, हाइपरबेसल में मध्यवर्ती यानी अर्थ का जो सरफेस है उससे लगभग आप 2-2.5 किलोमीटर नीचे मान लो, तो वहां पर भी 2-2.5 किलोमीटर नीचे भी ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर माइनस में हो रखा है। अर्थ के इंटीरियर में आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो अर्थ के क्रस्ट से आप नीचे आओगे, बिलो द सरफेस आओगे, 2-2.5 किलोमीटर में पाया जाने वाला जो मैग्मा है, उस मैग्मा का कूलिंग प्रोसेस एयर, ओपन एयर के कांटेक्ट में तो स्लो ही होगा। और अगर ओपन एयर के कांटेक्ट में अगर उस मैग्मा का कूलिंग प्रोसेस स्लो है तो निश्चित रूप से विद इन सेकेंड्स तो कूलिंग होगा नहीं, विद इन सेकेंड्स तो सॉलिडिफिकेशन नहीं होगा, सॉलिडिफिकेशन में टाइम लगेगा। यानी मैग्मा के ठंडा होने में और फिर उसके बाद उसके जमने में समय लगेगा, लेकिन वो समय प्लूटोनिक जितना लंबा समय नहीं होगा, वो समय पातालीय आग्नेय चट्टान जितना लंबा नहीं होगा, वो समय होगा मध्यवर्ती। हो सकता है 1000 साल लग जाए, हो सकता है कुछ 100, 200, 300 साल लग जाए, ठीक। और इस प्रकार के जो यहां पर जो साइज मिलता है आपको ग्रेन्स का, मीडियम साइज ग्रेन्स मिलते हैं आपको। एग्जाम्पल जरूर याद रखना, यूपीएससी में एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप इसका, एक एग्जाम्पल लिख सकते हो आप पॉर्फिरी के एग्जाम्पल लिख सकते हो, और डोलेराइट एक एग्जाम्पल बता सकते हो। पॉर्फिरी और डोलेराइट इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, किसका, हाइपरबेसल का। ग्रेनाइट, गैब्रो, पेरिडोटाइट, डायोराइट, ये तो एग्जाम्पल हो गए किसके, ये एग्जाम्पल हो गए प्लूटोनिक के। एंड पॉर्फिरी, और पॉर्फिरी के अलावा ध्यान रखिएगा जो डोलेरिटिक है, डोलेराइट है, ये इसके एग्जाम्पल है हाइपरबेसल के। इसके ये जो शेप है, अलग अलग आपको शेप देखने को मिलता है। जो हाइपरबेसल रॉक्स हैं उसका डिफरेंट शेप्स देखने को मिलता है, और उस शेप के बेसिस पर उसका नाम रख दिया गया। जैसे एक है बैथोलिथ, आपने सुना होगा नाम। अभी जो बैथोलिथ है ये लार्ज साइज का, यहां पर आपको बड़े आकार का एक गुंबद दिखाई देता है। इसका जो आधार होता है ना, जो बेस, वो किसी को नहीं पता होता, बहुत अज्ञात होता है, अननोन होता है, इतना बड़ा बेस होता है उसका, बैथोलिथ का, ठीक। बैथोलिथ के बाद एक शेप है फैकोलिथ। अब ये फैकोलिथ क्या है, फैकोलिथ कहीं मान लो मोड़दार चट्टाने हैं या मोड़दार पर्वत है। आपको पता है कि जो मोड़दार पर्वत है, जो फोल्डेड माउंटेन होते हैं, उसमें सिंक्लाइन और एंटीक्लाइन होते हैं, होता है कि नहीं होता है, अपनति और अभिनति, अपनति और अभिनति। तो अपनतियों और अभिनतियों के बीच में जहां पर मैग्मा जाकर जमा हो जाता है तो ऐसी एक लहरदार संरचना बन जाती है, और उस लहरदार संरचना को हम कहते हैं फैकोलिथ। एक आपने सुना होगा लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या है, लैकोलिथ का जो बेस होता है, बेस तो फ्लैट होता है, लेकिन उसके ऊपर जो गुंबद होता है वो मशरूम की आकृति का होता है। गुंबद अचानक से मशरूम की आकृति का क्यों होता है, ऐसा बल्जिंग शेप में क्यों होता है, क्योंकि जो लैकोलिथ रॉक्स होती हैं, लैकोलिथ रॉक्स के नीचे डाइक करके एक पाइप जुड़ा हुआ होता है। देख रहे हैं, डाइक क्या है, एक पाइप है, वो एक प्रकार का वॉल्केनिक पाइप है, वर्टिकल वॉल्केनिक पाइप है, जहां से मैग्मा आता है। और वो मैग्मा कई बार बेस को पुश करता है तो ऊपर वाला पार्ट उठ जाता है, और जो ऊपर वाला पार्ट उठता है उसको हम बोलते हैं लैकोलिथ।
उससे जो शेप बनता है उसको लैकोलिथ बोलते हैं। फिर एक है लैपोलिथ, सॉसर शेप, तस्तरी नुमा शेप बनता है, उसको सॉसर शेप लैपोलिथ। और सिल और डाइक में, सिल बेसिकली आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल शेप में, है ना। कई बार क्या होता है, दो चट्टाने, एक चट्टान ये, एक चट्टान ये, इसके बीच में मैग्मा अंदर चला गया, ठीक। अब अंदर जाके बाहर निकलने की उसको जगह नहीं मिली, या उस मैग्मा में इतनी इंटेंसिटी नहीं है कि वो क्रस्ट को ब्रेक करके बाहर आ पाए, तो दो रॉक्स के बीच में यहां पर जो मैग्मा जम जाएगा ऐसा हॉरिजॉन्टल शेप में, उससे बनने वाला जो स्ट्रक्चर होगा उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिल, ठीक। और इसी प्रकार से वर्टिकली जब दो रॉक्स के बीच में या रॉक्स में कहीं मान लो क्रैक है और उस क्रैक के बीच से मैग्मा निकला और वहीं पर मैग्मा सॉलिडिफाई हो गया, तो अगर बहुत मोटी परत है तब तो उसको हम बोल देते हैं डाइक, और बहुत अगर पतली परत है, वर्टिकल जो लेयर है अगर वो बहुत पतली है, थिन है, तो उसको शीट भी बोल देते हैं। ये क्लासिफिकेशन किसका जानते हैं, ये है हाइपरबेसल रॉक्स का। हाइपरबेसल रॉक्स के मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब इसी के साथ हाइपरबेसल के साथ आप और देख सकते हैं, और वो होता है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स यानी इसको हम कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान, ठीक। और अब ये जो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान होगी, जाहिर सी बात है इस बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान में ध्यान रखना है, ये क्रस्ट को तोड़कर मैग्मा यहां से, क्रस्ट को ब्रेक करके मैग्मा यहां से बाहर आएगा, ये इस वाले हिस्से से, और मैग्मा यहां पर निकल कर आकर जम जाएगा। ये है आपका वॉल्केनिक पाइप, ठीक। और इस वॉल्केनिक पाइप से मैग्मा निकला, तो यहां जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स जो होंगी ना, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत देखने को मिलेंगे, है ना। ऐसा आपको डोम शेप दिखाई देगा, जैसे वॉल्केनिक माउंटेन देखने को मिल सकते हैं आपको, जैसे आप एंडीज माउंटेन के एग्जांपल ले सकते हैं, रॉकी माउंटेन के एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में आपको जब मैग्मा निकलकर बाहर आएगा, तो अगर मान लीजिए वो मैग्मा बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, अभी मैं आपको केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर भी मैग्मा का टाइप बता दूंगा, इग्नियस रॉक्स के टाइप। तो अगर मान लीजिए उस मैग्मा में सिलिका का कंटेंट बहुत कम है, और इसका मतलब वो मैग्मा कैसा हुआ, बेसिक हुआ, तो उसकी फ्लूइडिटी बहुत ज्यादा होगी, यानी वो मैग्मा बहुत तरल होगा। और तरल होगा तो जैसे इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो शील्ड ज्वालामुखी। शील्ड ज्वालामुखी बहुत ऊंचे नहीं होते लेकिन बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं, तो इससे यूजुअली किसका फॉर्मेशन होता है, प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है, पठार का निर्माण होता है। जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, हमारा इंडिया में, भारत में, ये जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू दिखाई दे रहा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ठीक। तो इस प्रायद्वीपीय भारत के पठार में ये जो आपको डेक्कन ट्रैप जो आप देख रहे हो पेनिनसुलर प्लेट्यू में, ये डेक्कन ट्रैप क्या है बेसिकली, तो ये डेक्कन ट्रैप याद रखना है, ये डेक्कन ट्रैप इसी का एग्जांपल है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का। यूजुअली क्या होता है ना, जहां पर ये वॉल्केनिक माउंटेन जहां पर बनते हैं, वहां पर जो निकलने वाला मैग्मा होता है बहुत एक्सप्लोसिव होता है, यानी विस्फोटक ज्वालामुखी होता है यहां पर, ठीक है। और विस्फोट से निकलता है तो यहां पर ये जो क्रेटर होता है, इस क्रेटर को ब्रेक करता है और फिर मैग्मा बाहर निकल के आता है, तो इससे ऐसा कोन शेप बन जाता है, वॉल्केनिक माउंटेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। जबकि यूजुअली आप इधर देखोगे जहां प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, यहां पर जो ये वाला जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जहां पर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हो रहा है, यूजुअली इस इरप्शन को बोलते हैं हम फिशर इरप्शन, ठीक है। इसको हम कहते हैं दरारी उद्भेदन। तो जब मैग्मा क्रैक से बाहर निकलता है ना, क्रस्ट को तोड़कर किसी क्रैक से बाहर निकलता है, तो वो मैग्मा बहुत ऊंचाई तक जाकर पाइलअप नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता, वो दूर दूर तक फैल जाता है, जैसा इंडिया के पेनिनसुलर प्लेट्यू में जैसा हुआ है। पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो निकलने वाला जो मैग्मा है, ये कैसा मैग्मा है, ये बेसिकली बेसोल्टिक मैग्मा है, ठीक। और ये इस बेसोल्टिक मैग्मा का जो इरप्शन हुआ है, इस बेसोल्टिक मैग्मा का जो इरप्शन हुआ है, ये बहुत सिलिका का कंटेंट इसमें बहुत कम है, फ्लूइड है, इसलिए देखोगे आप यहां पर तो प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है। एक ये बात है। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो अगर हम देखें कि केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पर इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, रासायनिक संरचना, रासायनिक संगठन के आधार पर, तो रासायनिक संगठन के आधार पर अगर हम इग्नियस रॉक्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो वहां पर आपको
ध्यान रखिएगा, दो प्रकार की आपको देखने को मिलती है, इनफैक्ट तीन देखने को मिलती है। तीन कौन कौन सा? एक तो हो गया आपका एसिडिक इग्नियस रॉक, राइट, एसिडिक इग्नियस रॉक। दूसरा आपको मिलता है बेसिक इग्नियस रॉक, यानी क्षारीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। और एक होता है मिडिल, मध्यवर्ती, ना बहुत ज्यादा क्षारीय ना बहुत ज्यादा अम्लीय, ठीक। तो ये कैसे डिपेंड करता है कि बहुत ज्यादा एसिडिक होगी? तो एसिडिक के लिए जो पहला क्राइटेरिया है वो ये वाला है। पहला क्राइटेरिया ये कि उस रॉक में सिलिका का कंटेंट अगर ज्यादा है, आई मीन 65%, 45% से 65%, इवन मोर देन दैट, इससे भी अगर ज्यादा है, सिलिका का कंटेंट अगर ज्यादा है, ठीक है, सिलिका का कंटेंट ज्यादा है, तो याद रखिएगा सिलिका का कंटेंट अगर इतना ज्यादा है तो वो रॉक कैसी होगी? वो रॉक एसिडिक होगी। और ध्यान रखिएगा ऐसी जो रॉक होती है ना वो बहुत विस्कस होती है, यानी उसका जो मैग्मा होता है बहुत गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, गाढ़ा होता है मैग्मा। और जाहिर सी बात है अगर मैग्मा बहुत चिपचिपा और गाढ़ा है तो उसकी जो फ्लूइडिटी है बहुत ज्यादा तो नहीं होगी। तो इस प्रकार से निकलने वाले मैग्मा से यूजुअली आपको ऐसा कोन शेप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, या यूजुअली वॉल्केनिक माउंटेन आपको दिखाई देता है। और तीसरी बात, ये जो एसिडिक इग्नियस रॉक्स हैं, इन एसिडिक इग्नियस रॉक को ध्यान रखिएगा फेल्सिक भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं फेल्सिक? फेल्सिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें, ध्यान रखना है, इसमें क्वार्ट्जाइट नंबर 1 और दूसरा फेल्डस्पार, ये दो मिनरल बहुत मुख्य रूप से मिलते हैं। एक क्वार्ट्जाइट मिलता है और दूसरा फेल्डस्पार मिलता है। क्वार्ट्जाइट और फेल्डस्पार जो मिनरल इसमें मिलते हैं, इसकी वजह से ही ना जो एसिडिक इग्नियस रॉक्स हैं वो उसका कलर आपको व्हाइटिश या फिर येलो कलर दिखाई देगा, बहुत डार्क कलर नहीं दिखाई देगा। इसलिए इनको क्या बोलते हैं? फेल्सिक, फेल्सिक एसिडिक इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ध्यान, जो एसिडिक इग्नियस रॉक्स हैं उसको आप क्या बोलते हो? जैसे इसका एग्जांपल आप ले सकते हो ग्रेनाइट, ठीक है। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो गैब्रो, भी इसका एग्जांपल ले सकते हो। ग्रेनाइट एंड गैब्रो आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक इग्नियस रॉक्स। जबकि इधर हम बात करते हैं बेसिक इग्नियस रॉक्स की। अगर हम बात करें बेसिक इग्नियस रॉक्स की, तो बेसिक इग्नियस रॉक्स में अगेन यहां पर सिलिका ज्यादा है तो यहां पर सिलिका मिलता है आपको कम। यहां मान के चलिए 45% से 65%, वहां मिल रहा है 65% से 85% के बीच में सिलिका का कंटेंट इन रॉक्स में। जो बेसिक इग्नियस रॉक्स होती हैं इसमें सिलिका का कंटेंट कम होता है, और साथ ही साथ ये फ्लूइड होती हैं। फ्लूइड यानी तरलता जो होती है इनकी ज्यादा होती है, तरलता अधिक होती है। अब जाहिर सी बात है एसिडिक इग्नियस में विस्कोसिटी ज्यादा है, यानी उसकी शानता ज्यादा है, गाढ़ा है, चिपचिपा है, तो बहुत दूर तक तो नहीं फैलेगा। जबकि जो फ्लूइड मैग्मा है जिसमें तरलता ज्यादा है, सिलिका की मात्रा कम है, क्षारीय मैग्मा है, तो निश्चित रूप से इसका एक्सपेंशन होगा, दूर दूर तक फैलेगा। आप देखते हो यूनाइटेड स्टेट्स में, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो आपको देखने को मिलता है लैंडफॉर्म, वॉल्केनिक लैंडफॉर्म, जिसको हम शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं, वो क्या है? हवाई आइलैंड पर देखने को मिलता है आपको, ठीक। तो याद रखिएगा इससे यूजुअली आपको प्लेट्यू देखने को मिलते हैं, और इसी से ध्यान रखना, इसी से बेसिक इग्नियस जो रॉक्स होते हैं इससे निकलने वाला जो मैग्मा होता है बहुत दूर तक फैलता है, लार्ज शेप का स्ट्रक्चर तैयार होता है इससे। क्लियर? इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अच्छा, इस एग्जाम्पल के पहले एक बात और इंपॉर्टेंट है, अब इसमें तो क्वार्ट्जाइट और फेल्डस्पार है इसलिए लाइट कलर के हैं ये रॉक, ठीक है ना। और इसमें क्या है? इसको बोलते हैं फेल्सिक, इसको बोलते हैं मैफिक। सर मैफिक क्यों बोल रहे हैं इसमें? मैफिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम है। इसमें क्या है? इसमें आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा है। ध्यान रखिएगा इसमें आयरन और मैग्नीशियम है, लोहा है और मैग्नीशियम है, इसलिए इसको मैफिक बोल रहे हैं। नाउ क्लियर? नाउ लिसन टू मी केयरफुली। ये वाला जो एसिडिक इग्नियस रॉक है इसमें क्वार्ट्जाइट और फेल्डस्पार है, तो बताओ डेंसिटी इसकी कम होगी या ज्यादा? तो इसकी जो डेंसिटी है ना वो कम होगी इन कंपैरिजन टू द बेसिक इग्नियस रॉक्स। बेसिक इग्नियस रॉक में हैवी मेटल्स हैं, आयरन है, मैग्नीशियम है,
और इसलिए उसको हम बोल रहे हैं मैफिक। और इसका कलर लाइट नहीं होता है, इसका कलर कैसा होता है, डार्क होता है, डार्क। और यहां पर ध्यान रखिएगा, इसकी जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है वो ज्यादा है, मतलब आई मीन इसका है 2.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और यहां पर आपको इसकी डेंसिटी मिलती है 2.75 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी इसकी कम है, इसकी ज्यादा है। इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो बेसॉल्ट, बेस्ट एग्जाम्पल है बेसॉल्ट। इसका एग्जाम्पल आप पेरिडोटाइट भी बता सकते हो, पेरिडोटाइट एंड बेसॉल्ट, ये जो बेसिक का एग्जाम्पल है। और ये फिर इधर आता है तुम्हारा मध्यवर्ती, जिसमें मैग्मा मतलब सिलिका ना बहुत कम है और ना ही सिलिका इसमें बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से। तो एक बार तो मैंने आपको ये बताया यहां पर कि ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स मैंने आपको बताया कि प्लूटोनिक रॉक्स के बारे में, और ये है हाइपरबेसल रॉक्स के बारे में। ठीक, हाइपरबेसल रॉक्स का शेप के बेसिस पर उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है मध्यवर्ती। लेकिन जब मैग्मा क्रस्ट को तोड़कर बाहर आ जाता है, तो यानी वो लावा बन गया, तो मैग्मा जब सरफेस पर कूलिंग प्रोसेस जब हो रही है, तो यहां पर ध्यान रखना है इंट्रूसिव जो एक्सट्रूसिव जो इग्नियस रॉक्स हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में एक चीज ये समझिएगा कि यहां पर जो कूलिंग प्रोसेस है, कूलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगा। यानी मैग्मा, अब तो मैग्मा कहां रह गया, वो लावा हो गया। लावा की जो कूलिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होगी, और फास्ट कूलिंग प्रोसेस होगा तो जो ग्रेन्स होंगे ना, ग्रेन्स जो क्रिस्टल्स होंगे वो माइक्रोस्कोपिक होंगे, ध्यान रखिएगा। बहुत छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे, आप उसको नेकेड आई से देख ही नहीं सकते। ठीक है, ऐसे ग्रेन्स वाले रॉक्स को बोलते हैं ग्लास। एग्जाम्पल इसका ले सकते हो आप ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑब्सीडियन इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आप देखोगे ग्लास के पार्टिकल्स, ग्रेन्स आपको दिखाई नहीं देते, नेकेड आई से तो आप देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक साइज का टेक्सचर होता है उसका, राइट। और फिर उसके बाद मैंने आपको ऑन द बताया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। दिस इज ऑल अबाउट इग्नियस रॉक। ये सब आग्नेय चट्टान के बारे में प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कौन सा मैफिक है और कौन सा फेल्सिक है और मिडिल में क्या होता है, ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, राइट। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।